हेलो जी एंड वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के। आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर डुपर मौज मस्ती के साथ अपना 8th चैप्टर, फाइनल चैप्टर, आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है अ शर्ट इन द मार्केट। सुपर डुपर इजी चैप्टर है। विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए बहुत जल्दी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर हमें बताता है एक कहानी किसकी, एक शर्ट की, कि भाई वो कैसे बनती है और कैसे बन के वो एक फाइनल प्रोडक्ट में बनती है और कौन कौन कितना कितना पैसा कमाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिविक्स का लास्ट चैप्टर है, तो खूब मस्ती से पढ़ते हैं। चलो, तो शुरुआत होती है कहानी की प्रोडक्शन ऑफ कॉटन से। भाई कोई भी शर्ट हम मान के चल रहे हैं जिसकी कहानी वो किससे बनी है, कॉटन के कपड़े से बनी है। तो अब सबसे पहले प्रोडक्शन होता है कॉटन का और एंड होता है उस शर्ट के बिकने पे। और अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से चेन ऑफ मार्केट जो है वो प्रोड्यूसर से बायर तक पहुंचाती है शर्ट को और कौन कौन इस बीच में कितने कितने पैसे कमाता है। लेट्स फाइंड आउट। स्टार्टिंग करते हैं कॉटन फार्मर इन करनूल। तो करनूल एक जगह है आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे स्वप्ना नाम की एक औरत अपना खुद का छोटा सा फार्म में फार्मिंग करती है। किस चीज़ की, कॉटन की। अब क्योंकि ये जो कॉटन के जो बॉल हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, ये कॉटन के बॉल्स, इनको पकने में ये ऑलरेडी पक चुके हैं। अब कहानी जो है, और स्वप्ना आज बिजी है उनको तोड़ने में। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि हम चैप्टर को फटाफट कवर अप कर पाएँ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर कवर अप कर पाएँ। तो कहानी ये सब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो अब मेन चीज़ क्या है कि एक बार सारी कॉटन जब हो गई कलेक्ट, तो उसको डायरेक्टली बेचने की जगह कॉटन मार्केट में स्वप्ना और उसके हस्बैंड उसको कहाँ लेके गए, एक लोकल ट्रेडर के पास। अब क्यों लेके गए, ये सवाल है ना कि क्यों लेके गए। देखो, जब सीजन की शुरुआत हुई थी तो स्वप्ना को 2500 रुपये एक ट्रेडर से, एक दुकानदार से उधार लेने पड़े थे, बहुत हाई इंटरेस्ट पे। कि मतलब 2500 लिए तो लगभग 2700 रुपये या 500 रुपये एक्स्ट्रा, 3000 रुपये वापस करने पड़ेंगे, ये था। ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि जो उसने एक कंडीशन और रख दी थी कि भैया तुम ये मुझे ही बेचोगी और किसी को नहीं बेचोगी। तो ये दो कंडीशन पे उसने उनको पैसे दे दिए। अब कल्टीवेशन ऑफ कॉटन जो है भाई, उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट्स लगते हैं, मेहनत लगती है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मतलब खर्चा होता है। तो अक्सर किसानों के पास इतना पैसा होता ही नहीं है, तो उनको अक्सर पैसे मांगने पड़ते हैं। अब मैथ सुनो, अब मज़ा आएगा, क्योंकि देखो अभी मैथ्स आ गई है तो मैथ्स में मज़ा आता है कि कैसे हम हिसाब पकड़ेंगे। वो मैथ्स नहीं है, घबराना मत, इक्वेशंस नहीं है। देखो, अब जैसे ही वो ट्रेडर्स की दुकान पे पहुंचे तो ट्रेडर के दो बंदों ने उसको वेट करा कॉटन को। तो उन्होंने क्या प्राइस लगाया कि भाई 1500 रुपये पर क्विंटल, क्विंटल के हिसाब से लगाया कि भाई 1500 रुपये क्विंटल के हिसाब से आपकी तुम्हारी ये कॉटन जाएगी, तो तुम्हारे 6000 रुपये हो गए। तो कितने क्विंटल हो गई, गेस करो। सिंपल मैथमेटिक्स, आपकी कितनी हो गई, 4 क्विंटल। अब जो ट्रेडर था इसने उसमें से 6000 में से 3000 रुपये काट लिए कि जो लोन था और उसका इंटरेस्ट 500 रुपये, और बदले में स्वप्ना को 3000 रुपये दे दी। अब स्वप्ना बोली कि सिर्फ 3000। अब वो ट्रेडर तो ट्रेडर है, उसने क्या बोला, अरे ये बहुत दे दिए, मार्केट में तो बहुत बुरा हाल चल रहा है। तो अपने बोलती है यार मैंने इतनी मेहनत करी, इतने 4 महीने लगाए इसके लिए कि मेरा कम से कम 3-4 महीने तो घर चल जाए, 3000 रुपये में क्या होगा। कहता है आप देख लो अम्मा, तुम्हें कहीं और से जाके देखना, पता कर लो, मैं सबसे अच्छे रेट दे रहा हूँ। अब स्वप्ना को ये बात अच्छे से पता थी कि जो सही प्राइस है वो लगभग 1800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बैठता। बट क्योंकि उस बंदे ने वक्त आने पे उसको पैसे दे दिए, मदद कर दी, इसीलिए स्वप्ना कुछ नहीं बोली और उसने उसको बेच दिया। अब क्योंकि ट्रेडर एक पावरफुल मैन भी है विलेज में, तो बहुत सारे लोग उस पर डिपेंड करते हैं लोन्स के लिए, जो मैंने आपको बात बता दी। अब उसके अलावा कई बार इन ट्रेडर्स, इन बेचारे फार्मर्स के साथ ऐसा सीन होता है कि इनके पास पैसे नहीं होते सर्वाइवल तक के, तो इनको पैसे मांगने पड़ते हैं। सो अपना की जो अर्निंग है टोटली किससे, कॉटन कल्टीवेशन से, बेयरली इतनी होती है कि बस वो अपना जो वेज लेबरर्स होते हैं ना, डेली वाले, जो डेली की दिहाड़ी कमाते हैं, उससे 100 रुपये ज़्यादा होगी महीने की, बस इतनी ज़्यादा। कहने को उसके पास अपनी ज़मीन है, पर क्या वो अमीर है, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं, देखो प्रोडक्शन हो गया। अब कपड़ा मार्केट में कपड़ा पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा। इरोडे एक जगह है, इरोडे इज बाई वीकली क्लोथ मार्केट इन तमिलनाडु, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट इन द वर्ल्ड। सोचो, तमिलनाडु में इरोडे में एक दुकान है, मतलब एक दुकान नहीं है, पूरा मार्केट है कपड़ों का, जिसे कहा जाता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कपड़ों के मार्केट में से एक है। अब यहाँ पे एक वैरायटी ऑफ क्लोथ यहाँ पे बेचे जाते हैं। क्लोथ दैट इज मेड बाय वीवर्स इन द विलेजेस अराउंड इज ऑल्सो ब्रॉट हियर फॉर सेल। अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ। अब ये कपड़ा मार्केट है, यहाँ कपड़ा आता है, बट सोचो कि ये कपड़ा कहाँ से आता है। कपड़े को वीव करा जाता है, सिला जाता है, एक तरह से कह सकते हो ना। तो यही इन्हीं के पास रॉ प्रोडक्ट आता है। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेज ऑफ क्लोथ मर्चेंट हु बाय दिस क्लोथ। अदर ट्रेडर फ्रॉम मेनी साउथ इंडियन टाउन्स ऑल्सो कम एंड परचेज क्लोथ इन दिस मार्केट। समझ में आ गया। ऑन मार्केट डेज यू वुड ऑल्सो फाइंड वीवर्स ब्रिंगिंग क्लोथ दैट हैज बीन मेड एंड ऑन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट। अब ये सब दुकानदार है, मानो ये दुकानदार हैं राधेश्याम। इन्होंने क्या करा, इनकी फार्मर, वो जो दुकानदार था ना पहले,
ये ट्रेडर, इनसे बातचीत थी। इन्होंने पूछा अरे भाई कितना आया, तो इस दुकानदार ने बोला देखो भैया 6 कुंटल कॉटन आया। इसने कहा अच्छा चलो ठीक है, मेरा बंदा आएगा ले जाएगा। तो राधेश्याम ने अपना बंदा भेजा और उस सारे रॉ मटेरियल को किसके पास भेज दिया, वीवर के पास। अब वीवर ये अपने गांव में भी हो सकता है, इस वीवर की अपनी दुकान भी हो सकती है, ये कहीं से भी काम कर सकता है। दिया, इस वीवर ने बनाया, उसके बाद ये वीवर ने खूब सारा कपड़ा बनाया। उस 4 कुंटल कॉटन से कम इसने बनाया 10 बाय 10 मीटर का कपड़ा और जाके के राधेश्याम को दे दिया। ये सब कुछ कहाँ होता है, क्लोथ मार्केट में चल रहा होता है ये सारी चीज़ें। ये देखो अब ये वीवर की शॉप है इस तरीके की, ये देखो ये वीविंग मशीन है, इसे कहते हैं हैंड लूम, क्या बोलते हैं इसको, लूम। तो 3 फोटोज हैं, 3 फोटोज में क्या क्या दिख रहा है। पहली दुकान में क्या है, एक मर्चेंट की दुकान है बाजार में, और ये कैसे कैसे चेंज हुई है। आप सोचो ऐसे कपड़े भी मिलते थे और आज के टाइम पे जॉकी जैसे ब्रांड्स भी सोचो कपड़ा ही बेचते हैं और इतने ज़्यादा रिच है, और यहाँ पे ये भी एक कपड़ों की दुकान है, कितना फ़र्क है। दूसरे फोटो में आपको दिखता है कि ये वीवर्स लाइन है, इसको कहते हैं हैंडलूम। यहाँ पे कैसे कैसे कपड़ा आता है, कैसे कैसे बनता है, देखो कपड़ा दिख रहा है ना बनता हुआ ये। और तीसरा फोटो की बात करें तो दे कैन ब्रिंग बैक द फिनिश्ड क्लोथ टू द ट्रेडर, हेयर दे कैन बी सीन गेटिंग रेडी टू गो टू द मर्चेंट। अब यहाँ पे क्या है, सारा कपड़ा तैयार है, बस उसको लपेट के ये तैयार है कि भाई अब मर्चेंट को दे के जाके पैसा कमाएंगे इससे। इसको कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। हाँ जी, क्या होता है पुटिंग आउट सिस्टम, भाई देखो सिंपल से होता है, मर्चेंट के पास पैसे की कमी नहीं है। मर्चेंट ने क्या करा, रॉ प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद उसको वीवर से बात करी, वीवर से काम करा लिया, वीवर को थोड़े से पैसे दे दिए और उनके पास कपड़ा वापस आ गया। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। समझ में आया, वेरी गुड। अब वीवर्स जो होते हैं ना, इनके पास पैसे नहीं होते यार्न खरीदने के, तो ये क्या करते हैं भाई, ये फिनिश्ड क्लोथ इज टेकन केयर ऑफ, वीवर्स नो फ्रॉम द आउटसेट व्हाट क्लोथ दे शुड मेक एंड हाउ मच ऑफ इट इज टू बी वोवन। इन बेचारों को टोटली ऑर्डर पे काम करना पड़ता है, ये ऑर्डर पे काम करते हैं, इनको जितना ऑर्डर मिलता है ये उतना ऑर्डर पे काम करते हैं। पर इनकी जो डिपेंडेंसीज है वो मर्चेंट पे दोनों के लिए है, रॉ मटेरियल के लिए भी और मार्केट के लिए भी। मतलब भले ही ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, बट दिक्कत ये है यार कि इन्हें दोनों चीज़ों के लिए डिपेंड होना पड़ रहा है कि भाई आप रॉ मटेरियल वो भी मुझे मर्चेंट दे रहा है, और बेचना का है वो भी मर्चेंट के पास बेचना है, तो इनकी खुद की तो चली नहीं, जो रेट वो बोलता है वो इनको काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं। अब देखते हैं कितने मिलते हैं देखते हैं। अब जो वीवर है अपनी सारी सेविंग मिला के सब कुछ लगा के लूम्स खरीदता है, लूम दिखाया था ना मैंने, और हर लूम लगभग 20,000 रुपये का बैठता है। अब सोचो उसने सारा पैसा लगा के एक लूम खरीदा, लूम एक से तो काम चलेगा नहीं, 2 लूम खरीदने पड़ेंगे, 40,000 के लूम हो गए। अब इस लूम पे काम करने के लिए उसको या तो एक बंदा हायर करना पड़ेगा या अपनी फैमिली में किसी को ढूंढना पड़ेगा, और दिन में कम से कम 12 घंटे काम करोगे तो आप महीने का 3500 रुपये कमा पाओगे। तो आप सोच सकते हो ये पुटिंग आउट सिस्टम जो है कितना खतरनाक है और कितना बेकार है वीवर्स के लिए, मतलब पर चलता है, आज भी चलता है। तो फिर बने वीवर्स कोऑपरेटिव। व्हाट इज दिस वीवर्स कोऑपरेटिव, तो ये क्या है, ये यूनियंस होते हैं, यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं जहाँ बहुत सारे वीवर्स साथ में आते हैं, इनका लीडर होता है, इनका एसोसिएशन है, प्रेसिडेंट है, वो क्या करता है अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, ये रेगुलेशंस बनाता है। जैसे कि कुछ फिक्स कर देते हैं कि चलो ठीक है, अब आपने फिक्स है कि अगर एक ऑर्डर दिया है तो आप 250 रुपये से कम का ऑर्डर दे नहीं सकते। अगर उस चीज़ की एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बना दी, समझ में आ रहा है, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट बनती है कोऑपरेटिव से। उसके अलावा क्या फ़ायदे होते हैं, कई बार गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली इनको मिल जाते हैं, क्योंकि इनको भाई मेन काम इन्हीं का है, यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये कोऑपरेटिव वाला काम बस ये बेटर होता है। समझ में आया, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट की यूनिफॉर्म्स बनती हैं बल्क में, तो वो इन्हीं के पास ऑर्डर जाता है, बढ़िया रहता है। अब बात करते हैं, देखो अब कपड़ा भी बन गया, अब कपड़े से क्या बनेगी, शर्ट बनेगी। अब वहां पे हम पहुंच रहे हैं। हाँ जी, तो देखो अब ये सब पहुंचता है दिल्ली के नियर बाय गारमेंट फैक्ट्री में, है ना। इरोडे से के मर्चेंट ने सप्लाई कर दिया सारा कॉटन का कपड़ा, कहाँ, दिल्ली के नियर बाय फैक्ट्री में। अब ये जो गारमेंट है, एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है, ये इस कपड़े से शर्ट बनाएगी और ये शर्ट फॉरेन बायर्स को भेजा जाएगा, अब्रॉड की कंपनीज को। अब फॉरेन बायर्स में सारे बिजनेसमैन होते हैं यूएस से, यूरोप से, जो कि चेन ऑफ स्टोर चलाते हैं, जैसे कि जॉकी, जैसे एलवी, जैसे गुच्ची। अब ये जो लार्ज स्टोर हैं, ये बिजनेस बहुत ही स्ट्रिक्ट टर्म्स पे करते हैं, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा, मतलब कैसी होती हैं, बहुत कम पैसे देते हैं, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट पैसे देते हैं, और इनको क्वालिटी चाहिए सुपर हाई और इतने स्टैंडर्ड के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शर्ट में थोड़ा सा भी दाग हुआ तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा सिस्टम होता है। तो अब जो एक्सपोर्टर है, यानी कि फैक्ट्री का मालिक है, वो क्या करता है, भैया कैसे भी करके इस कंडीशंस को पूरा करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना है। तो क्योंकि इतना प्रेशर है बायर से, तो ये जो फैक्ट्रीज हैं इंटर्न क्या करते हैं, कॉस्ट काट देती हैं सारी की सारी, अपने बंदों को बहुत ही कम पैसे देती हैं, एकदम मरियल, कि भाई वो जस्ट काम करें, औरतें ढूंढते हैं सस्ती सस्ती, उनसे काम करा लेते हैं चीप प्राइस पे।
अब जैसे इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री है, इसमें 70 वर्कर हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको दिख रहा है, उसमें तो मोस्टली वुमेन है और मोस्ट ऑफ दिस वर्कर एम्प्लॉयड, और इन सबको मोस्टली टेम्परेरी 6 महीने बेसिस पे, 1 साल बेसिस पे रखा जाता है। और क्या होता है, जब भी इनकी जरूरत नहीं होती इनसे बोल दिया जाता है चलो कट लो, जो कि बहुत खराब चीज़ है। और जो इनके वेज है, इनका पैसा है, इनकी स्किल के अकॉर्डिंग दिन में कितने कितने कपड़े काट देती हैं, उस पर इनको पैसे मिल जाते हैं। और जो हाईएस्ट पेड टेलर होते हैं ना, उनको लगभग 3,000 रुपये पर मंथ होते हैं। ये हाईएस्ट पेड टेलर है, इमेजिन कितना बुरा हाल है। अब जो वुमेन है उनको एज ए हेल्पर फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग, इन सब चीज़ों को पैसे मिलते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो कितने पैसे मिलते हैं, इनको कहा भी नहीं जाएगा। सोचो आयरन करने के 1.5 रुपये पर पीस मिलता है। अब आता है मज़ेदार चीज़ कि आप सोचो एक बंदे ने कहाँ कितने कितने पैसे से शुरू करा है और अब आप सोचते हो कितने में बिकेगी। अब एक शर्ट्स हैं, ये सब पहुंच गई कहाँ, यूएस पहुंच गई शर्ट बन के। अब ब्रांडिंग होगी कैसे तरीके से, आप ये देखना ब्रांडिंग का कितना बड़ा खेल है। लगभग उसने प्राइस डाल रखा है 2600 रुपये, जो कि इंडियन करेंसी में हो गया 1800 रुपये। तो अब एक बार यहाँ से देख के यहाँ भरना, जो बिजनेस पर्सन था उसने शर्ट को कितने में खरीदा, दिल्ली से 300 रुपये में खरीदा। उसके बाद उसने उस पर कितने पैसे खर्च करे एडवर्टाइजिंग में, 400 रुपये। उसने एक भाई ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसको वो शर्ट पहनाई, फोटो खिंचाया, इंस्टाग्राम पर डाला, पोस्टर लगवाए, बिलबोर्ड्स लगवाए और ब्रांड बन गया। बाकी के पैसे स्टोरेज पे, भाई हमें बल्क में भी तो रखवानी है, और डिस्प्ले वगैरह के। तो अब आप देखो उस बंदे को टोटल कितने की ये शर्ट पड़ी, 900 रुपये की पड़ी। और प्राइस कितना पड़ा हुआ है, 1800 रुपये पड़ा हुआ है, जो कि एक नॉर्मल प्राइस है शर्ट का। तो सोचो प्रॉफिट कितना हो गया, 1800 में से 900 माइनस कर दो, 900 रुपये बचे। तो जस्ट 50% का प्रॉफिट 900 रुपये एक बंदे ने कमा लिए, जिसने कुछ काम नहीं करा, बस इसको 900 रुपये में खरीदा, ब्रांडिंग करी, 1800 रुपये में बेच दिया। ये पावर है ब्रांडिंग की जस्ट। और वहाँ सोचो जिसने ये प्रोडक्शन शुरू करी है उसने कितने पैसे कमाए। जिसने एक्चुअली शर्ट काटी होगी ना, उसने तो शायद महीने के 3,000 रुपये कमाए। सोच रहे हो आप कितना ज़्यादा बुरा हाल है। अब बात करते हैं हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। तो मार्केट में गेन कौन कर रहे हैं, पैसा कौन कमा रहे हैं। तो ये जो चेन ऑफ मार्केट है प्रोड्यूसर को लिंक करती है बायर से, चाहे वो सुपरमार्केट में हो, शॉप में हो, कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाइंग और सेलिंग जो है वो हर स्टेप पे चलती रहती है चेन में। ऐसा नहीं होता कि जो फैक्ट्री है वो सिर्फ यूएस को प्रोडक्ट सेल करेगी, कई बार वो दिल्ली के लोकल मार्केट में बेच देते हैं, जहां उनको मौका मिलता है वो वहां तक काम करते हैं। बट सवाल ये है, क्या सबने बराबर पैसा कमाया? बिल्कुल नहीं। सबका जो प्रॉफिट है वो सबका अलग अलग होता है, सब अलग अलग हिसाब से प्रॉफिट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या उन्होंने कितने में खरीदा, कितनी ब्रांडिंग करी और कितने बेचा। चाहे मेहनत सबने करी हो, पर जिन्होंने एक्चुअल बहुत ज़्यादा मेहनत करी होती है वो थोड़ा कम पैसे कमाते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट जिनके पास आता है वो हमेशा बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केट एंड इक्वालिटी। तो जो फॉरेन बिजनेस पर्सन है मेड ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट, सच बात है, उसने बहुत प्रॉफिट कमाया। अब कंपेयर करें इसको किससे, जो कि गारमेंट एक्सपोर्टर था जिसने बहुत ही मॉडरेट पैसा कमाया। और वहीं दूसरी तरफ अर्निंग आप बात करो उन वर्कर्स की जिन्होंने गारमेंट फैक्ट्री में काम करा, उन्होंने तो बेसिकली इतना कमाया जो दिन का खर्चा निकाल लें। या फिर वहीं हम बात करें जिस कॉटन फार्मर ने इसको चलाया, सोचो उसने अगले 3-4 महीने के लिए सिर्फ 3,000 रुपये कमाए। ये बुरा हाल है। The merchants or traders somewhere in between compared to the weavers, they have earned more, but it is still much less than exporter. अब weavers की बात करें तो और merchants की बात करें तो merchants थोड़ा ज़्यादा कमा लेते हैं बीच के, weavers बहुत कम कमाते हैं, बट तब भी बहुत बुरा हाल है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मार्केट है ना वो सबको अलग अलग हिसाब से पैसे देता है। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट, बट डेमोक्रेसी तो ये भी कहती है, तो चाहे कांता हो या स्वप्ना हो, इफ फैमिलीज डोंट अर्न इनफ हाउ वुड दे थिंक ऑफ देमसेल्फ एज इक्वल टू अदर्स। तो जैसे डेमोक्रेसी कहती है कि भाई हम तो बराबर हैं, तो बट अगर ऐसी हालत रहेगी तो कैसे कोई कह सकता है कि हम बराबर हैं। वहीं पे मतलब ये सोचने की बात है, इसमें सिर्फ इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा के दिया एनसीईआरटी वालों ने कि ये आपको सोचना है कि क्या ये इक्वालिटी है या नहीं। सब्जेक्टिव है, जरूरी नहीं है कि है ही है, जरूरी नहीं है ना ही ना, आप सोच सकते हो अपने अकॉर्डिंग। वहीं पे ऑन द अदर हैंड द मार्केट ऑफर पीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क। इसी मार्केट ने लोगों को अपॉर्चुनिटी तो दी, चीज़ें बेचने का मौका तो दिया, ग्रो करने का, प्रोड्यूस करने का। कई सेलर धीरे धीरे करके बहुत बड़ा स्टोर बना लेते हैं, कई टेलर धीरे धीरे अपने खुद का ब्रांड बना लेते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी तो मार्केट में आज भी है। और जैसा कि अभी हमने बात करी कि मार्केट भाई अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स, ये सबको देता है, ठीक है, तो ये इसके प्लस पॉइंट हो गए, राइट। ये आपको फोटो दिखा रखी है किसकी, मॉल की। The maximum earnings come from the market. These are people who have money and own the factory, large shop, large land holding, etc. ये सारे लोग हैं जो एक्चुअली में पैसा कमाते हैं, जिनकी खुद की फैक्ट्री है, खुद की बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, बहुत लार्ज लैंड है इनके पास। वहीं जो पुअर है भाई वो हमेशा डिपेंड हो जाता है रिच और पावरफुल लोगों पे बहुत सारी चीज़ों के लिए। उन्हें लोन्स के लिए डिपेंड होना पड़ता है, रॉ मटेरियल्स के लिए डिपेंड होना पड़ता है,
और मोस्ट ऑफन एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें डिपेंड होना पड़ता है, गरीब लोगों को, कि भाई हमें किसी अच्छी बड़ी कंपनी में काम मिल जाए। अब इस डिपेंडेंसी की वजह से जो पुअर है ना, उसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है मार्केट में सबसे ज़्यादा। अब देर आर वेज टू ओवरकम दीज सच एज फॉर्मिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड इंश्योरिंग दैट लॉज आर फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो अगर आपने लास्ट चैप्टर जो था दैट वाज आवर मार्केट अराउंड अस, वो मेरे से पढ़ा था, तो आपको पता होगा कि कोऑपरेटिव्स क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पे क्या होता है, इससे बचने का तरीका क्या है कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये अपने कॉपरेशंस बना लेते हैं अलग अलग, और ये कॉपरेशंस फिर मिल के जो रूल्स बनाते हैं ताकि इनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए। तो इसी के साथ चैप्टर हो गया है समाप्त और आज गई है एक्सरसाइज। फटाक से अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेंगी ताकि चैप्टर आपका फुल एकदम हो जाए तैयार और आप अपने एग्जाम में फाड़ दो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, अच्छे कमेंट करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।